पार्ट 6। मेरे बॉडीगार्ड सागर की कहानी नहायत दिलचस्प हो गई थी। कहने लगा, हुमैरा मैडम, खाला मेरे साथ ऊपर छत पर आ गई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे खुद से करीब करके पूछने लगी कि दोपहर को जो चीज़ देखी थी वो तुमको कैसी लगी थी। मैंने कहा कि मुझे ठीक से नज़र नहीं आई थी। खाला बोली कि झूठ मत बोलो, मैंने तुमको अच्छे तरीके से दिखा दी थी। मैंने कहा, खाला जान अब भी दिखाओ तो फिर मज़ा आएगा। वो कहने लगी कि यहाँ तो अंधेरा है, तुम ठीक से देख तो नहीं पाओगे, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में महसूस ज़रूर कर पाओगे। खाला जान, मुझे तो इस्तेमाल करनी नहीं आती, रात के अंधेरे में कैसे इस्तेमाल कर सकूँगा। खाला ने कहा, यही तो वो चीज़ है जो मैं तुमको सिखाना चाहती हूँ। आज इस काम का तो पहली क्लास है और मुझे उम्मीद है तुम पहली क्लास के बाद ही काफ़ी कुछ सीख जाओगे। सागर जैसे ही बात मुकम्मल करके खामोश हुआ, मैंने पूछा, तुमने फिर पहले दिन क्या सीखा? वो मुस्कुराते हुए बोला कि खाला जैसे टीचर हो तो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी सब कुछ सीख जाता है। छत पर अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैंने गौर से देख ही ली थी। पहली बार इतने पास से देखकर मुझे बहुत पसंद आई। मैं समझ गया कि यह कश्ती किसी भी मुसाफिर को मिनटों में किनारे पर पहुंचा देगी। लेकिन सागर, तुमने बताया नहीं कि खाला ने कश्ती तुम्हें दिखाई कैसे दी। मैंने अपनी कश्ती पर हाथ फेरते हुए सागर से पूछा तो वो बोला कि खाला ने मुझे कहा था कि नीचे बैठकर देख लो। जब मैं पंजों के बल नीचे बैठा तो कश्ती का ऊपर वाला हिस्सा ही ठीक से नज़र आ रहा था, जबकि वो मकाम जहाँ से कश्ती पर सवारी करते हैं मेरी नज़रों से अभी तक पोशीदा था। सागर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताया तो मैंने कहा, यह बात तो सही है कि जब तक तुम्हारी खाला खड़ी थी तुमको वो मकाम नज़र ही नहीं आना था। साबर कहने लगा, बिल्कुल सही मैडम, आपके पास भी बिल्कुल वैसी ही कश्ती है, पहले साइज़ में छोटी है लेकिन फिर भी चीज़ तो वही है ना। आप बेहतर जानती हैं कि कश्ती के अंदर जाने वाला मकाम किस जगह से देखा जा सकता है। इससे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? मैंने सागर की बात का लुत्फ़ लेते हुए कहा। वो कहने लगा, मैडम जी, खाला कुछ देर के लिए आगे को चली गई थी और मुझे पीछे से कश्ती का अच्छे तरीके से मायना करने का मौका मिल गया। मैंने पहली बार इसको हाथ लगाया और मुख्तलिफ जगह से दबा दबा कर देखा। बज़ाहिर तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कभी इस्तेमाल ही ना की हो, क्योंकि इसका दाना बहुत छोटा था। मैंने खाला से जब ये माजरा पूछा तो वो कहने लगी कि तुम्हारे खालों की तबीयत ख़राब रहती है और वो इस काबिल नहीं कि ऐसी शानदार कश्ती की सवारी कर सकें, इसलिए ये अभी तक ऐसी दिखती है जैसे कभी इस्तेमाल ही ना हुई हो। मैडम जी, मैं कश्ती के चकने किनारे पर हाथ फेर रहा था और मुझे वो इतनी पसंद आई थी कि बस दिल कर रहा था कि फ़ौरन ही इस पर सवार हो जाऊं, लेकिन खाला को इस मामले में कोई जल्दी नहीं थी। इसका कहना था कि अभी कश्ती को अच्छी तरह तैयार करो और फिर सवारी करना। अब मुझे तो कश्ती तैयार करनी आती नहीं थी, वो भी मुझे खाला ने सिखा दी थी। 15 मिनट की मेहनत के बाद कश्ती में पानी उतर आया था। फिर मैंने चप्पू संभाला और आहिस्ता से इसे किनारे पर रखकर रगड़ डाला। चप्पू का अगला हिस्सा पानी से तर हो चुका था और फिर थोड़ी सी कोशिश से मैंने चप्पू को नदी के अंदर से डाल दिया और गिरा और गहराई में जाकर चप्पू को चलाने लगा। जिस काम में मुश्किल समझ रहा था मैडम जी, वो तो बहुत ही मुशक्क़त के बाद ही अंजाम को पहुंच गया था। अब मैं कश्ती का बेहतरीन कप्तान था। चंद ही मिनटों में खाला इस बात को तस्लीम कर गई कि इसका इंतखाब गलत नहीं था। जब इसे चोटें मार मार कर मैंने खाला की कश्ती किनारे पर पहुंचा दी थी, वो मेरी शुक्रगुजार हो रही थी कि मैंने इसका महीनों से रुका हुआ काम निकाल दिया था। लेकिन मेरा दिल अभी बड़ा नहीं था। मैं कुछ देर के आराम के बाद दोबारा कश्ती पर सवार हो गया तो इस बार मैंने बहुत देर तक सफ़र किया। कश्ती हिचकोले खाने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से खाला घबरा गई और अपने हाथों से मेरा सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। मैडम जी, इस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं खाला की कश्ती पर सवार ना होता हूँ। चंद हफ्तों में ही इस मेहनत का नतीजा सामने आ गया था। खैर से खाला जो सालों से औलाद की नेमत से महरूम थी, अब इसकी महरूमी दूर होने वाली थी। खालू बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि ये मोजरा कैसे हो गया है। वो तो यही समझ रहा था कि इनका अपना कारनामा है, लेकिन अंदर की बात सिर्फ मैं और खाला जानते थे कि इस कार्रवाई के पीछे मेरी दिन रात की खामोश मेहनत है। मैडम जी, इंसान जब तक इस काम से दूर रहता है वो बचा रहता है।
दिलचस्प खेल का आदी हो जाए तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही हाल मेरा और खाला का भी था। हमको एक दूसरे की आदत हो गई थी, इसलिए हम चाहकर भी दूर न रह सकते थे। ये काम कई साल तक जारी रहा और जब खाला के घर 2 बच्चे की रौनक हो गई तो फिर मेरा दिल भी इस ज़िंदगी से उकताने लगा। अब मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। सागर की दिलचस्प और ज़बरदस्त दास्तान ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इस दास्तान ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मुझसे अब सब्र करना मुश्किल हो गया था। मैं बिस्तर से उठी और सागर के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा कि चलो मुझे भी दिखाओ कि तुमने अपनी खाला से कौन सा तजर्बा सीखा है। सागर ने कहा, मैडम मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ, जैसे आप कहेंगी मैं वही करूँगा। वो उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। ऐन इसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। एक बार तो हम दोनों घबरा गए थे, पता नहीं इस वक्त यहाँ कौन आया है। सागर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो इस वक्त 4 नकाबपोश अंदर घुस आए। इनके हाथों में असला था। हम दोनों इनके सामने बेबस थे। एक आदमी आगे बढ़ा और सागर के सर पर पिस्तौल के दस्ते से वार किया तो सागर चकरा कर गिर पड़ा। फिर इस आदमी ने आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझ पर झपकते हुए पूछा कि बताओ कहाँ छुपाए हैं वो पैसे और जेवरात जो बड़े साईं की हवेली से लौट कर निकली थी। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो मेरे पीछे पहुंच गए थे और मैं जो खुद को यहाँ बड़ी महफूज समझ रही थी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस आदमी की वजह और लहजा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। वो पुकार रहा था, बोला हैरान होने की एक्टिंग ना करो। दूसरे शहर आई थी, दूसरे मुल्क नहीं, जो तुमको ढूंढना नामुमकिन था। ये कहते ही इस नकाबपोश ने अपना निकाब नीचे किया तो इसको देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। वह सरदार डाकू था। हाँ, वही सरदार डाकू जिसको धोखा देकर और बेहोश करके मैं बड़े साईं की हवेली से निकली थी। वो मेरे सामने खड़ा था, जिंदा सलामत, और अपना दश्तनाक चेहरा लिए मुझे घूर रहा था। फिर एक दूसरा नकाबपोश आगे बढ़ा। इसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जमील, तुम? जमील ड्राइवर था जिसकी छोटी सी बेटी असमारा का इलाज मैंने करवाया था। इसको नई कार खरीदने के पैसे भी दिए थे। वो मेरी ख्वाहिश पर अपनी बीवी और बच्चों को सादगाबाद से लेने गया था, लेकिन अब चंद घंटों में ही वो मेरे सामने खड़ा था। लेकिन इस बार वो मेरा मशकूर नहीं था। इसकी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत और हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो दूसरी आंखों से मुझे घूम रहा था। जमील, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुमको मज़ीद पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। यूँ धोखा करके मुझे मुसीबत में फंसा कर तुमको क्या मिलेगा? मैं हैरत से मुंह खोले जमील से सवाल कर रही थी, लेकिन वो खुश लहजे में बोला, मैडम जी ज़्यादा बातें मत सुनाओ।